हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो मैं लेकर आई हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आदिकाल से है। और जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो कि शुरुआती दौर से जो तत्कालीन तक तो मैं नहीं ली हूँ, लेकिन जो भी जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो सभी मैं आज कराने वाली हूँ एक साथ। और फिर काल विभाजन और आदिकाल और भक्ति काल रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके नामकरण से संबंधित और काल विभाजन से संबंधित सभी को मैं एक साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं बताते चलूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अभी जो यूजीसी नेट का भी रिजल्ट है वो आने ही वाली है, तो 17 जनवरी तक डेट फाइनल है उसका आने का। तो जल्द ही आपका यूजीसी नेट का भी रिजल्ट आने वाली है। और जहाँ तक बात करें तो अभी बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिन्होंने भी डाला होगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्लास लेने वाली हूँ। और फिर जो आगामी एग्ज़ाम है जून में यूजीसी नेट के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए कंटिन्यू ही क्लास आने वाली है, तो बने रहें मेरे साथ। चलिए तो चलते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, पहले जो है पहला ग्रंथ देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ पर दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा है वो विद्वान कौन थे? तो फ्रेंच विद्वान थे गा शादातासी। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि वर्ड मिस्टेक हो, लेकिन मैं बता रही हूँ तो उस पर ध्यान आपको केंद्रित रखना है, ठीक है। तो देखिए, इनका ग्रंथ है इश्तवार द लैलत्यूत एन दुई ए हिंदुस्तानी। तो इनका ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और कितना ही बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिंदी सॉरी तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा है और किस भाषा में है? तो लिखने वाले थे गाशा दत्तासी, जिनका दृष्टि पहले हिंदी साहित्य की तरफ गया था। वो कोई हिंदुस्तानी नहीं थे, हालांकि वो कौन थे? वो थे फ्रेंच के विद्वान जिन्होंने इश्तवार द लिलित्यूर एन दुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला देख लेते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन, जिन्होंने तबका तशहाय तजकिराए जो है ये हिंदी। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मिस्टेक है, लेकिन टाइपिंग करने में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जो वर्ड होता है हिंदी का वो बड़ा बड़ा होता है, तो थोड़ा सा टाइपिंग करने में यहाँ पर मिस्टेक देखा जा सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए, इनका ये ग्रंथ है और पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में लिखने वाले पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो वो थे हमारे शिव सिंह सेंगर जी, और जिन्होंने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ लिखा पहली बार हिंदी भाषा में। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर पहले ग्रंथ की बात की जाए तो वो ग्रंथ है गाशा दत्तासी जी का, ठीक है। ये है इश्तवार द ललित्यूर हिंदुस्तानी। और अगर हिंदी भाषा में पहली ग्रंथ पूछी जाए तो ये शिव सिंह सरोज होगा, ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला देख लेते हैं, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका ग्रंथ है, जो कि इन्होंने इसमें जो है काल कर्म का विभाजन बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें किया है इन्होंने। तो काल विभाजन यहीं से इनका देखा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद का जो है मिश्र बंधु विनोद एक पुस्तक है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है इस नाम से। और इनमें 3 भाई थे, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये 3 भाई के नाम को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन से एक नाम नहीं है। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो लगभग इसमें 5000, ठीक है, 5000 इसमें इन्होंने कवियों को संग्रहित किया है, तो ध्यान रखना है।
चलिए अगला देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने विधेयवादी पद्धति से पहला वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया है और हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में इन्होंने लिख डाला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक स्रोत है। और अगर बात किया जाए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बड़े लेवल या स्टेट लेवल पीसीएस या जितने भी होते हैं, खासकर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, तो यहाँ से इनके बुक से तो 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखें तो वहाँ से प्रश्न बनते ही हैं इनके बुक से, तो ये इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और रही बात पीजीटी और टीजीटी की और ईएमआरएस जितने भी हैं इस लेवल के एग्ज़ाम, तो यहाँ से फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आप डीपली प्रश्न को देखें तो यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोटेशन से हो या फैक्ट वाले हो या फिर रामचंद्र शुक्ल की जो आंतरिक जो संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है, संघटना के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। और अगर फैक्ट वाले प्रश्न आप देखते हैं तो ये टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस जितने भी हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाले एग्ज़ाम, चाहे आप डीएसएसबी देखें, तो ये सब एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं। चलिए अगली बात करें हम, तो ध्यान रखना है इनका ग्रंथ को, सभी हालांकि सभी को पता होगा जो हिंदी क्षेत्र से स्टूडेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनका भी ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, हिंदी भाषा और साहित्य और पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको भी रखिए क्योंकि इनके सभी ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखें इनका ग्रंथ तो एक लिखे हैं इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ठीक है, आदिकाल है, तो ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर कुछ हो गया है, चलिए तो बता दिया मैंने। चलिए अगला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य नाम से इन्होंने संपादित किया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सी किताब लिखी है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, काफ़ी ही अच्छी सोर्स है ये, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है आपको। चलिए अगला है डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका, ठीक है, तो डॉक्टर बच्चन ने, आगे देखते हैं। चलिए अगला है डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और हर कहीं किसी भी एग्जाम हो ये पूछा ही जाता है यहाँ से प्रश्न बच्चन जी से, तो ध्यान रखना है। आप पढ़ने के अच्छे सोर्स के रूप में इसको भी ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये बच्चन सिंह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है हिंदी साहित्य, ठीक है। चलिए अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत, काफ़ी महत्वपूर्ण है बुक। अगला है परशुराम चतुर्वेदी जी का है उत्तरी भारत की संत परंपरा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। चलिए अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो देख लिया हम लोगों ने कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, तो यही है। चलिए रिपीटेड हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बुक और पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो और यूजीसी नेट हो, सभी में पूछी गई है कितनी बार ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी पिंगल साहित्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य की रचना की है, तो ध्यान रखना है। आगे है कृपा शंकर शुक्ल ने ही आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता कौमुदी, और इनका एक कविता कौमुदी के नाम से आप काव्य देखेंगे, तो ये जो बुक है ये साहित्य दृष्टि में भी देखी जाती है, जो कि 2 भागों में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण पूछी जाती है। आगे है कि पंडित महेश दत्त शुक्ल जो कि हिंदी
काव्य संग्रह इन्होंने पहली बार लिखने वाले पंडित महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी काव्य संग्रह लिखा है। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। आचार्य चतुर सेन शास्त्री ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चलिए अगला देख लेते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, काफ़ी फेमस बुक है इनकी, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है इनकी, पूछी जाती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है काव्य शास्त्र का इतिहास, बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे भी पास है। तो अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं और चाहें आप पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये भी अच्छी बुक है। चलिए अच्छा है, देख लेते हैं अगला है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी ने लिखा है राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये ऑथेंटिक बुक बन जाती है अपने आप में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी महानुभाव को पीएचडी में शोधार्थी करना है तो यहाँ पे शोध करने के लिए ये बुक अगर आप रेफरेंस में रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वल्लभ संप्रदाय का पूरा ब्यौरा आप जान सकते हैं कि क्या है नहीं है, पूरा सिद्धांत और साहित्य ही इन्होंने रच डाला है। चलिए आगे देखते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है हिंदी साहित्य विमर्श, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो इन्होंने भी लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, देख रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो इन्होंने काव्य में भी काम किया है, उपन्यास भी है इनकी। तो अगर आप देखेंगे कि इन्होंने इतिहास की रचना भी की है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है उपाध्याय जी। चलिए अगला देख लेते हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। चलिए अब देख लेते हैं जो काल विभाजन किया गया है वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि काल विभाजन से चाहे कोई भी एग्जाम हो पूछी जाती है और खासकर यूजीसी नेट में तो पूछी ही जाती है। यहाँ से प्रश्न कितनी ही बार बनी है। और जैसा कि मैंने बताया काल विभाजन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा सबसे पहले इस दृष्टि में इन्होंने काम किया है, काल विभाजन की दृष्टि में। तो देखते हैं इनके द्वारा क्या किया गया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी ग्रंथ में 11 अध्यायों का वर्णन किया है जो कि निम्नलिखित है, देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने चारण काल रखा है, फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता रखा है, फिर वज्र का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के प्रवर्ती कवि, फिर है 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह इनकी जो काल विभाजन है देख लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछा गया है। फिर मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें 21 में ही 20, 21, 22 में ही, तो ये आपको यहाँ पे यूजीसी नेट में मिल जाएगा कि ये जो काल विभाजन है ये किसने किया है, डायरेक्ट फैक्ट यहाँ से उठाया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है इस दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर मैं जितने ही प्रश्न आपको कराती हूँ वो ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक स्रोत से मैंने जितने भी प्रश्न एमसीक्यू जितने भी अभी तक कराया है तो काफ़ी ऑथेंटिक मैं सोर्स लेती हूँ, बुक से लेती हूँ, इसीलिए इसमें भ्रमित होने का कोई काम नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, जो कि मिश्र बंधु विनोद, जो कि अभी देखा हमने, तो निम्न काल विभाजन इसमें वर्णित उन्होंने किया है। आरंभिक काल नाम दिया है जिसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला जो है पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय पीरियड उन्होंने संवत 700 से 1343 विक्रम संवत माना है, और उत्तर आरंभिक काल जिसका टाइम पीरियड उन्होंने संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत माना है। आगे है कि माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 खंडों में विभक्त किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं कि मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन में कौन कौन से नाम वर्णित किए गए हैं, या उसका टाइम पीरियड ही डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसा कि पैटर्न अभी चेंज हो रहा है। और हालांकि 2024 में यूजीसी नेट के सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिल जाएगा। और
जहाँ तक माने कि इसमें ज़्यादा बदलाव तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ़ चलिए उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में उसका डिटेल डेफिनेशन में दे दूँगी, ठीक है? कि क्या-क्या चेंज होने वाला है। तो आप बिल्कुल ना घबराएँ कि सिलेबस चेंज होने वाला है तो मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कैसे करूँ? तो इसके लिए मैं सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊँगी, ठीक है? तो इसका आप देख लें डेट। तो पूर्व माध्यमिक काल जो है संवत 1445 से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो टाइम पीरियड है संवत 1561 से 1680 विक्रम संवत, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अलंकृत काल रखा है, अगले काल को किस नाम से किया है? तो अलंकृत काल, जिसे उन्होंने फिर दो कालखंडों में विभक्त किया है। पहला है पूर्व अलंकृत काल और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का जो टाइम पीरियड रखा है उन्होंने संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत काल का जो टाइम पीरियड है संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत। आगे देखते हैं प्रवर्ती काल। चौथा जो कालखंड रखा है उन्होंने प्रवर्ती काल के परिवर्तन काल के नाम से रखा है, जो कि संवत 1890 से 1925 विक्रम संवत, और वर्तमान काल जो कि उन्होंने बताया है संवत 1926 विक्रम संवत से आज तक। तो ये रहा जो है मिश्र बंधु जी का, ठीक है, किसका है? तो ये जो देखा हम लोगों ने काल विभाजन, ये किसका था? तो मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि उन्होंने 1929 ईस्वी में काल विभाजन दोहरा नामकरण करते हुए इनका जो प्रारूप है इस तरह देखते हैं। आदिकाल, जिसे वो वीर गाथा काल कहते हैं, और जिसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया है संवत 1050 से 1375। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो है इसी बार ही पीजीटी में आपका पूछ लिया गया है, और टीजीटी में भी बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुई है हाल ही में अभी, तो उसमें ये प्रश्न देखने को मिले हैं। हालांकि मैं जितने भी पीजीटी और टीजीटी के जितने भी प्रश्न पत्र बने हुए हैं मैं उसको भी लाऊंगी, ठीक है, करा दूंगी अपने ही चैनल पर, तो बिल्कुल से बने रहे मेरे साथ। और आगे देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसे वो भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे वे रीति काल देते हैं संज्ञा, और संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल, जिसे वो गद्य काल कहते हैं, संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, और देख सकते हैं कि बीपीएससी ने पीजीटी और टीजीटी दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। तो इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन, जो कि उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में रची गई है, और इन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इन्होंने 5 खंडों में कालखंड को डिवाइड किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संधि काल का जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी बार पूछी गई है ये प्रश्न, ठीक है, कि राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल, जो कि आदि काल की जो प्रारंभिक अवस्था माना है, उन्होंने संधि काल को कितना से कितना पीरियड तक उन्होंने माना है। तो देख सकते हैं कि संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक माना है। चारण काल का जो टाइम पीरियड है संवत 1000 से 1375 तक माना है। भक्ति काल का जो माना है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। और रीति काल का जो टाइम पीरियड माना है उन्होंने संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल का जो माना है संवत 1900 से विक्रम संवत अब तक। तो ये रहा राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। तो देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से लेते हैं तो रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता है, और ये जो है ये कुछ दोनों में डिफरेंट देखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम मान कर चलें तो अब दोनों को देख सकते हैं कि सिमिलर है। चलिए अगला देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन, किस तरह इन्होंने किया है। तो आदिकाल
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। देख रहे हैं, इनके काल विभाजन को नाम को भी ध्यान में रखना है। तो आदिकाल का जो इन्होंने टाइम पीरियड माना है वो माना है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और पूर्व मध्यकाल जो है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है 1900 से अब तक। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। तो इन्होंने प्रारंभिक काल का जो टाइम पीरियड माना है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 1184 ईस्वी तक। तो सर्वमान्य अगर मत देखें तो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है, और ये भी प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए अब देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और याद भी नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं इसे एक बार। आदिकाल का जो विद्वानों ने नामकरण किया है उसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो HP द्विवेदी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। तो आदिकाल उन्हीं का नामकरण किया गया नाम है। और आचार्य शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। और MP द्विवेदी यहाँ की महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप HP द्विवेदी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और MP द्विवेदी यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरह। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा जी ने संधि चारण काल कहा है, संधि काल और चारण काल कहा है। दो काल अभी देखा हमने जस्ट ही। तो देख सकते हैं आगे है कि राहुल संस्कृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा है और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। गणपति चंद्रगुप्त देख लीजिए यहाँ पे। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल भी कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। आगे देखते हैं। ग्रेसन ने चारण काल कहा है और पंडित कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाव्य काल कहा है। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र शर्मा ने संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल की संज्ञा दी है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने वीर काल कहा है। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण जो बनने वाले प्रश्न हैं, यहाँ पर मैंने जितने भी नामकरण से संबंधित है आदिकाल से, मैंने सभी को यहाँ पर लिया और सभी को मैंने बताया। तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं भक्ति काल का नामकरण। ठीक है, भक्ति काल का जो नामकरण है कि भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने। पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अब रीतिकाल को देख लेते हैं। रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल जो कि मिश्रबंधु कहते हैं, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं। और आधुनिक काल को देख लेते हैं। सबसे पहले गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आधुनिक काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। वर्तमान काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा है आधुनिक काल को वर्तमान काल। और आधुनिक काल किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। अब देख लेते हैं। तो मैंने सभी नामकरण को एक साथ करवाया। अब जो मैं लिख कराने वाली हूँ अब जो है कि सर्वमान्य नामकरण, यानी कि जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और सर्वमान्य मत से प्रतिपादित होकर एक ऑथेंटिक स्रोत से, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाती है अधिकतर। तो चलिए अब देखते हैं।
तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वे इस प्रकार है, देख सकते हैं। आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईस्वी से 1350 है। भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभिक काल जो है, हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, जिसका विवरण देख सकते हैं कि इस प्रकार है। डॉक्टर ग्रियर्सन जो हैं वो कब मानते हैं, तो 700 ईस्वी से, मिश्र बंधु 643 ईस्वी से, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं सदी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 993 ईस्वी से, राम कुमार वर्मा मानते हैं 7वीं सदी से, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 8वीं सदी से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 10वीं सदी माना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो आप कोई भी पुस्तक पढ़ें। तो यहाँ पर जो है मैं एक ब्रीफ शॉर्ट रिवीजन के तौर पर मैंने ये नोट्स आपको पढ़ाया, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो काफ़ी ये इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो यूजीसी नेट का जो जून का जो जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ज़रूर से देखें, और जितने भी पीजीटी टीजीटी फिर अगस्त में जो होने वाली है बीपीएससी के द्वारा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास होगी, तो आप देखें और बने रहें मेरे साथ यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं कराती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑथेंटिक चीज़ें होती है, इधर उधर से मैं नहीं कराती हूँ। ठीक है, तो जितने भी बुक होते हैं वहीं से मैं ये जितने भी जानकारी हैं तो ये सभी मैं कराती हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए अपडेट के साथ, और बने रहें मेरे साथ। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हिंदी क्षेत्र से होने वाली। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ।